सर, विषय पर बोलिए सर। विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं बोल रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी सर। ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा। विमान दुर्घटना हो या महाकुंभ की भगदड़, रेल दुर्घटना हो या रेलवे स्टेशन की भगदड़, मारे गए लोग अपने ही देश। जब मैंने इन मौतों पर सवाल पूछा तो बदले में मुझे अंधभक्तों और भाजपाइयों ने देशद्रोही कहा। ऐसे नहीं कि हम तुगलक हो गए हैं, हमारे दिमाग में सनक आ गई है, हम पूरे देश में एसआईआर कराएं। तो आप तो कहते हैं मुसलमान देश की आबादी बढ़ा रहे हैं। आप तो 6-6 महीने में 18-18 साल के बच्चे बढ़ा ले रहे हैं, 33-33 वोट बढ़ा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। अरे असली देशद्रोही तो वो गोदी मीडिया है जो अपने ही देशवासियों की मौत की खबरों को दबाता रहा। वो अंधभक्त सबसे बड़े देशद्रोही हैं जिन्होंने अपने देशवासियों की मौतों पर सवाल पूछने वालों को गालियां दी। क्या ये संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है? मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान लिखा, हालांकि आपको गांधी से भी समस्या है, अंबेडकर से भी समस्या है। आपकी नेता प्रज्ञा ठाकुर तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। आप लोगों को गांधी के आदर्शों से कोई लेना देना नहीं। विषय पे ही बोल रहा हूँ। विषय है ये। विषय पे बोल रहा हूँ। डिस्कशन। गांधी के त्याग से ही वोट का अधिकार मिला है सर। बोले सर, गांधी के त्याग से ही वोट का अधिकार मिला। अलग बहस करने की आपका नहीं तो अगर गांधी का नाम ले लिया तो इसमें क्या समस्या है? आप समस्या सर, इसमें क्या समस्या है? विषय पर बोलिए, विषय पर बोलिए सर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान की धारा 327 क्या कहती है? इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और ऐसे सदन या सदनों के विधिवत गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं। यानी कि चुनाव के मतदाता सूची बनाने से लेकर, परिसीमन करने से लेकर, चुनाव संपन्न कराने तक का जो अधिकार चुनाव आयोग को मिलता है वो धारा 327 के तहत मिलता है, संविधान के तहत मिलता है। उसी के तहत चुनाव आयोग काम करेगा। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना है राजनीतिक पार्टियों को। राजनीतिक पार्टियां बैठती हैं पार्लियामेंट में और संविधान के मुताबिक जो 327 के तहत पावर चुनाव आयोग को दी जाएगी, उसी के तहत चुनाव संपन्न होगा। अब आगे आ जाइए सर। अब लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 क्या कहता है, जिसमें मतदाता सूची का जिक्र है? इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, इसकी धारा 20 उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसी रीति में जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निर्देश उन कारणों से जो अवलिखित किए जाएंगे किसी भी समय दे सकेगा। कारण अवलिखित किए जाएंगे, ये साफ तौर पे यहां लिखा हुआ है। एसआईआर आप क्यों करा रहे हैं, ये कारण आपको देश को बताना पड़ेगा, ये कारण आपको देश के सामने रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम तुगलक हो गए हैं, हमारे दिमाग में सनक आ गई है, हम पूरे देश में एसआईआर कराएंगे। संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करिए। शब्दों का नहीं सर, प्लीज सर। इसमें क्या गलत मैं कह रहा हूं? क्या तुगलकी फरमान जारी करके एसआईआर कराया जा सकता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस रूल के तहत? कि चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना है सर, कानून बनाना है संसद को और उन नियमों का पालन करवाना है चुनाव आयोग को। तो आपको जब ये ताकत ही नहीं है एसआईआर की, एसआईआर कराने की ताकत ही नहीं है, आप किसी विशेष परिस्थिति में कारण लिखकर तब आप किसी क्षेत्र का, मात्र किसी क्षेत्र का आप एसआईआर करा सकते हैं। पूरे देश का एसआईआर आप नहीं करा सकते। दूसरी बात सर,
आते हैं बिहार के ऊपर। उससे पहले मैं थोड़ा जिक्र दिल्ली के चुनावों का कर लूं। सर, जो प्रक्रिया संपन्न हो गई, मैं उसकी और आपका इशारा कर रहा हूं डिसीजन की तरफ। सर, चुनाव सुधार, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूं सर। यू आर डिस्कसिंग मैं तो सिर्फ प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया, प्लीज आप बोले। 4 दिन पहले गोवा के नाइट क्लब में आग लगी और 29 लोग जिंदा जल गए। देशवासी इंडिगो फ्लाइट का इंतजार करते रहे, लेकिन नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से ही थाईलैंड भाग गए। पहलगाम आतंकी हमले में भी देशवासी ही मारे गए थे। लाल किला बम धमाके में मारे गए लोग भी अपने ही थे। विमान दुर्घटना हो या महाकुंभ की भगदड़, रेल दुर्घटना हो या रेलवे स्टेशन की भगदड़, मारे गए लोग अपने ही देश के थे। जब मैंने इन मौतों पर सवाल पूछा तो बदले में मुझे अंधभक्तों और भाजपाइयों ने देशद्रोही कहा। ये कितनी अजीब बात है। अपने ही देशवासियों की मौत पर सवाल पूछने वाली नेहा देशद्रोही कैसे हो गई? क्या लॉजिक है इसका? सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है? अरे असली देशद्रोही तो वो गोदी मीडिया है जो अपने ही देशवासियों की मौत की खबरों को दबाता रहा। देशद्रोही तो वो नेता है जो अपने ही देशवासियों की मौतों से बेफिक्र होकर सोते रहे। वो अंधभक्त सबसे बड़े देशद्रोही हैं जिन्होंने अपने देशवासियों की मौतों पर सवाल पूछने वालों को गालियां दी। अपने देशवासियों की सुरक्षा का सवाल उठाना देशद्रोह कैसे हो गया? अपने देशवासियों के हक, उनकी बेरोजगारी, उनके उत्पीड़न की आवाज उठाने वाली नेहा सिंह राठौर देशद्रोही कैसे हो गई? क्या संविधान और मूल अधिकारों के लिए लड़ना देशद्रोह है? अगर मेरा काम देशद्रोह है तो देशभक्ति क्या है फिर? वायु प्रदूषण से बीमार हो रहे इस देश में लाखों पेड़ों को काटना देशभक्ति है क्या? पहाड़ों को खोद डालना, एयरपोर्ट को बेच देना, हजारों स्कूलों पर ताले लगा देना, हिंदू मुसलमान के मुद्दों को तूल देना और किसी दुर्घटना की जिम्मेदारी न लेना ही देशभक्ति है क्या? अगर ये देशभक्ति है तो फिर देशभक्ति की परिभाषा पर दोबारा विचार करने का समय आ चुका है। अरे असली देशद्रोही तो वो होते हैं जो सरकारों से डरकर उनसे सवाल पूछना छोड़ देते हैं। मुनाफे के लालच में अपने ही देशवासियों की लाशों को नजरअंदाज कर देते हैं। गिरता रुपया जिन्हें नहीं दिखता, लाठी खाते बेरोजगारों की चीखों को अनसुना करने वाले वो सभी लोग देशद्रोही हैं जिन्हें लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखती। जान हथेली पर रखकर सरकारों से आंख मिलाने वाले लोग तो देशभक्त होते हैं। हुकूमत के आगे घुटने न टेकने वाले, सच बोलने वाले और हार न मानने वाले लोग देशभक्त होते हैं। फिर चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत की बंदूकें और फांसी के फंदे हों या भाजपा सरकार की जंजीरें और सलाखें हों। असली देशभक्त अपने देश को बचाने के लिए अपनी सरकार से सवाल पूछने में कभी पीछे नहीं हटते। जय हिंद, जय संविधान, तानाशाही मुर्दाबाद। देश में जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ सर, उस दिल्ली के चुनाव में हमने बार बार शिकायत की चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान दी गई शिकायतों को गंभीरता से लेने और उसका निस्तारण करने के लिए बना है। दिल्ली के अंदर जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर सर चुनाव शुरू होने से पहले ही 42,000 वोट काट दिए गए। 42,000 वोट काट दिए गए। उसका कोई कारण पता नहीं क्यों काट दिए गए। वो 42,000 वोट काट दिए गए। मान्यवर इसी विधानसभा के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में जिन मंत्रियों के घर में 3 वोट था, जिन सांसदों के घर में 5 वोट था, वहां किसी के घर में 33 वोट हो गया, किसी के घर में 26 वोट हो गया, किसी के घर में 22 वोट हो गया। और इसका सारा प्रमाण मान्यवर हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया। तो आप तो कहते हैं मुसलमान देश की आबादी बढ़ा रहे हैं। आप तो 6-6 महीने में 18-18 साल के बच्चे बढ़ा ले रहे हैं, 33-33 वोट बढ़ा ले रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये कहां से आ रही है? आबादी आपकी कैसे बढ़ रही है? दिल्ली में पूरी तरीके से आपने चुनाव का घपला किया, जिसका हम लोगों ने लिखित शिकायत दी थी। एक ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने 11,000 वोट कटवाने के लिए शाहदरा में एप्लीकेशन दी थी। 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन जनकपुरी में दी। सर चुनाव की गड़बड़ी, सर चुनाव की गड़बड़ी, क्या सर चुनाव की गड़बड़ी पे हम नहीं बोल सकते? सर फिर हमारा टाइम जा रहा है। सर फिर हमारा टाइम जा रहा है। स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। आपका समय जा रहा है क्योंकि आप विषय से बाहर बोल रहे हैं। सर आप बताइए, चुनाव की गड़बड़ी पे मैं नहीं बोल सकता। सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या चुनाव की गड़बड़ी पे मैं नहीं बोल सकता?
आप बोल रहे हैं चुनाव कि में हो रही गड़बड़ियों पे नहीं बोल सकता। इलेक्शन रिफॉर्म्स के पक्ष और विपक्ष तो में हम आपको इलेक्शन बोलना है रिफॉर्म्स जो कैसे होगा जब गड़बड़ियां नहीं बताएंगे सर? उन चीजों के बारे में जब जो पहले गड़बड़ियां उठा चुके बताएंगे हैं तो रिफॉर्म्स कैसे होगा? संसद में उठा चुके हैं जिन चीजों को सर मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, एक सेकंड प्लीज सर, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में अगर सदन को आपको नहीं बताऊंगा सर, तो उसका रिफॉर्म्स कैसे होगा? तो दिल्ली में अगर एक गड़बड़ी हुई है, जरूर आप बोले, ये आपका अधिकार है, पर स्पेसिफिक जो उदाहरण दे रहे हैं उसके बारे में पहले आप उठा चुके हैं, वो अमान्य हो चुकी है चीजें। प्लीज नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर आपका समय जा रहा है, प्लीज कम ऑन द सब्जेक्ट। दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और चुनाव में खुलेआम गड़बड़ियां की गई। अब बात करते हैं बिहार में। सर, बिहार में आपने अचानक कहा पूरे राज्य का एसआईआर होगा। एसआईआर आपने कराया, करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती। संजय जी बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। प्लीज सर, ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। प्लीज गड़बड़ी क्यों? समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर मेरा टाइम जा रहा है। सर विषय पर बोलिए। सर विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं बोल रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। नो, ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा। सर, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, फिर ऐसे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कानून, सर चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे? आप संवैधानिक मर्यादा, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे? चेयर पर आरोप करेंगे, ये आपको फ्रीडम है। आप कुछ भी कह सकते हैं नियम कायदे के बाहर जाकर के। ठीक है सर। दूसरी बात सर, प्लीज, ईवीएम का इस्तेमाल देश के अंदर शुरू हुआ। प्लीज, और जब ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ, अपनी जगह बैठे, तो देश में तमाम बहस शुरू हुई और ईवीएम के ऊपर सब